वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथमा। 1 घंटे तक वो तमाम खबरें होंगी जो आपसे वास्ता रखती हैं, आपको अपडेट देंगे हम। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सुर्खियों के अलावा उन खबरों की झलकियों से जिन्हें हम इस बुलेटिन में शामिल करेंगे। बात मुंबई और सूरत की होगी, जिसके बाद दिल्ली में घर जाने के लिए किस तरह से जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़, ये आपको दिखाएंगे। साथ ही लॉकडाउन में पुलिस ने ऑटो रोका तो पिता को गोद में लेकर चल पड़ा बेटा। आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में फंसे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का संदेश आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने संदेश में। और आधे घंटे बाद ठीक 9:30 बजे 100 शहरों की 100 खबर। देश में कोरोना के मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना के कुल मामलों की तादाद 12,380 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 10,477 है। इसके साथ ही देश में कोरोना से अब तक 414 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,489 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कहां कहां कोरोना अपना असर दिखा रहा है। इसकी खबर आगे भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन पहले बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां चंद लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। गलियों और मकान की छतों से डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वालों पर पत्थरों की बारिश कर दी। हैरत की बात यह रही कि हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थी और इस मामले में कुल 17 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। डॉक्टर और नर्स महामारी से जिन लोगों की जान बचाने के लिए इन तंग गलियों में पहुंचे थे, वही लोग न जाने क्यों इनकी जान के दुश्मन बन बैठे। क्या औरतें और क्या मर्द घरों की छतों पर युद्ध जैसा मोर्चा खोले बैठे सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आसमान से ईंट पत्थरों की बारिश कर दी। जिन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्र रक्षक का दर्जा दिया, उनकी अपनी जान के लाले पड़ गए। मुरादाबाद में हुई इस शर्मनाक वारदात पर योगी सरकार तुरंत एक्शन में आई और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों पर, पुलिस वालों पर हमले के आरोप में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। सभी आरोपियों पर महामारी एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट समेत आईपीसी की 1.5 दर्जन धाराएं लगाई गई हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं, इन सब पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा गया और अन्य लोग जो मौके पर और कितने लोगों की कार्रवाई करते हुए सबके खिलाफ सचेतन कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो अपराध है एपिडेमिक एक्ट और महामारी एक्ट के अंतर्गत साथ ही जो 307 अन्य जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर देखी कार्रवाई। मुरादाबाद के नवाबपुरा में हुई इस घटना के तुरंत बाद इलाके में पुलिस ने ड्रोन भी उड़ाए। मामला तब तक गर्म था जब तक पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश में ही जुटी थी, लेकिन छतों पर डटी महिलाएं पीछे हटने को तैयार नहीं थीं। लेकिन वो इस बात से अनजान रहीं कि उनकी ये शर्मनाक करतूत ड्रोन कैमरे में कैद हो रही है। कैमरे ने जब एक एक पत्थरबाज के चेहरे से नकाब हटाया और कानून ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया, तो अपने चेहरों को छिपाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुरादाबाद में जो भी हुआ उसे सिलसिलेवार समझिए। दरअसल मुरादाबाद में 53 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट में 17 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें से एक मरीज की 2 दिन पहले मौत हो गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी। मृतक के रिश्तेदारों से डॉक्टरों की बातचीत के दौरान ही बाहर भीड़ जमा हो गई। एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, और रोड़े बरसाने लगे। 2 हमारे डॉक्टर एससी अग्रवाल थे, उनको तो पिटाई करी है। और पीछे से मेरे चढ़ते हुए जब मैं भाग के इसमें चढ़ा तो मेरे यहाँ ईंट का रोड़ा इतनी तेज पीछे कमर में मारा है।
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को अंदाजा भी नहीं था कि इन गलियों में उनका सामना साक्षात मौत से होने वाला था। ईंट पत्थरों से अटी पड़ी गली और एम्बुलेंस की हालत बता रही है कि हमला कितना खतरनाक था। एक फार्मासिस्ट हमारे साथ, जो मैं और एक फार्मासिस्ट अप्रैल में थे, तो फार्मासिस्ट तो उस गाड़ी में भागे, मैं रह गया अकेला। तो मैं पैदल भागा, तो सामने से एक चाकू फेंक के मारा किसी ने, तो मैं चौकी गिर गया नीचे, चश्मा भी मेरा गिर गया। मैं उठाकर फिर भागा, तो पीछे से फिर किसी ने डंडा मारा, तो मैं फिर गिर गया। तो मुझे लात घूसों से फिर मारना शुरू कर। अपने अपने घरों में रहे। जो व्यक्ति अपने घरों से बाहर अननेसेसरी पाया जाएगा, उसके खिलाफ दफा 188 ताजा राज्य हिंद के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए आपको वार्निंग दी जाती है कि सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में रहें। आखिरकार पुलिस ने तब पूरी ताकत से मोर्चा संभाला, तब जाकर ये पत्थरबाज काबू में आए। लेकिन ये तस्वीरें हिंदुस्तान के सामने ये गंभीर सवाल उठा रही हैं कि कोरोना जैसी महामारी से हम ऐसे लड़ेंगे। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। कुमार, बेहद शर्मनाक ये घटना मुरादाबाद की, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना भी बाकी है? देखिए 17 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं और एक बड़ी तादाद महिलाओं की है। 7 महिलाएं गिरफ्तार हैं, 10 पुरुष गिरफ्तार हैं। इसके अलावा अगर हम एसपी मुरादाबाद की माने तो अभी कई और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी तय है। पुलिस के पास ढेरों सीसीटीवी फुटेज है, ड्रोन के फुटेज हैं, लोगों से मिली ही जानकारियां हैं। आज भी एक बड़े लेवल पर गिरफ्तारी उस इलाके में हो सकती है। वहां पर हुआ हमला इतना ज्यादा बड़ा था, या कह सकते हैं कि जिस तरह का हमला हुआ, जिस तरीके का ये सोची समझी साजिश के तहत लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पत्थरबाजी की। अगर पुलिस बड़ी तादाद में वहां नहीं पहुंचती तो शायद उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल था। आप अंदाजा लगाइए कि कई कंपनियां जो फोर्स है वो लगाई गई, ड्रोन लगाए गए और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये एक अच्छी बात जरूर रही कि जिस इलाके में ये घटना घटी, नवाबपुरा का जो इलाका है नागफनी थाने का, वहां का इस वक्त हालात इस वक्त शांत हैं। पुलिस घर घर भी तलाशी ले सकती है जिस इलाके में यह घटना घटी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही साफ कर दिया था कि सब पर एनएसए लगाया जाएगा। अभी तक 1.5 दर्जन मुकदमे लगभग इन पर लगाए जा चुके हैं और जैसे ही ये पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है, उम्मीद ये की जा रही है कि इनमें से कई लोगों पर एनएसए भी लगाया जाएगा। बेहद ही शर्मनाक घटना है, लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई भी बहुत बड़ी हुई है। और जाहिर तौर पर इस कार्रवाई से एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर ये जाएगा, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे जीवन रक्षक हैं, ऐसे में इनका सपोर्ट करें, इनका समर्थन करें। और अगर ऐसे किसी इलाके में पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरह से ये शर्मनाक घटना को अंजाम ना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन घटे हैं और ये अपडेट हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कल की वो तस्वीर जिसने सबको परेशान कर दिया। बड़ी तादाद में मजदूर यमुना किनारे मुश्किल हालात में नजर आए। सोचा था घर वालों के लिए जिंदगी का सहारा बनेंगे, बच्चों के लिए कमाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल पड़े थे रोजी रोटी के लिए, लेकिन महामारी कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया कि इनकी रोजी रोटी छिन गई, छत छिन गई। अब ये बेघर हैं। हालत ये है कि 2 जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास की ये तस्वीर सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। को दिखाने का ये विजुअल्स में प्रयास करेंगे कि हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है वो तो आप भूल ही जाइए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं भी जो मिलनी चाहिए वो यहाँ पे लोगों को नहीं मिल रही है। काफी दिनों से यहाँ रह रहे थे।
इस भीड़ में बड़ी संख्या उनकी भी है जो बेघर हैं। इन सभी को प्रशासन ने बाद में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शिफ्ट कर दिया। खाना पीना आती है कहाँ है, आती है तो बहुत सारे, इतना आदमी है कि यहाँ पूरा पन्नी पड़ती है खाना। कोरोना की वजह से देश तमाम मोर्चों पे जूझ रहा है। खासकर आर्थिक हालात तो सबसे गंभीर दौर में है। उद्योग कारोबार बंद हैं, खेती किसानी भी फिलहाल ठप है। दुकान, छोटे मोटे व्यवसाय सभी का शटर डाउन है। ऐसे में कहां जाएं ये प्रवासी मजदूर? इस विपरीत हालात में सरकार से ही उम्मीदें हैं। कोई 3 दिन से भूखा है तो कोई बीमार पड़ गया है। भोजन कितने दिनों से आपको नहीं मिला? संडे से नहीं मिल रहा, ढंग से नहीं मिल रहा है। कोई आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आपने भोजन किया संडे से? नहीं जी, बहुत कम। वैसे तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे मजदूरों और बेसहारा के लिए कई नाइट शेल्टर होम बनाए गए हैं। सरकार ने ये सारा इंतजाम किया है ताकि संकट की इस घड़ी में कोई परेशानी न हो और पलायन का खतरा न पैदा हो। सुविधाओं की बात की तो फिलहाल खाने के साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो दी जा रही हैं। ठंडा पानी भी मुहैया कराया जा रहा है और बेसिक हाइजीन सैनिटेशन लोगों को कराया जा रहा है। पीछे देखें आप, सफाई यहाँ पर मेंटेन्ड है, बिल्कुल सफाई से। आप देखिए यहाँ पर झाड़ू पोछा भी लगवाया जाता है जिससे कि गंदगी, जिससे संक्रमण का ज़्यादा खतरा हो, गंदगी ना यहाँ पर नजर आए। और पुलिस का ये कहना है, दिल्ली पुलिस का, कि लोगों को समझाया भी जा रहा है, काउंसिल भी किया जा रहा है कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है फिलहाल आप आइसोलेटेड रहे। लॉकडाउन का पहला दौर चला तो देश के अलग अलग इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने शहर की ओर चल पड़े। उनमें से कई ने तो सवारी के अभाव में पैदल ही सफर शुरू कर दिया था, लेकिन अंबाला प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। अब वे शेल्टर होम में हैं, लेकिन ये मजदूर व्यवस्था से खुश नहीं हैं। घर पे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। कटाई भी है, खेती बाड़ी भी है, वो काटने को परेशान है। नन्हे बच्चे थोड़े काट लेंगे, कोई स्वादा कोई कुछ परेशानी है। यहाँ तो चलो हम खाना खा के पेट भर लेंगे, बच्चे तो परेशान है घर पे। अब यहाँ तो बगैर बीमारी के बीमारी फैल जाएगी, क्योंकि कोई इतनी व्यवस्था है नहीं। बंदे बहुत पास में सोते हैं, किसी को बीमारी है तो एक सारे बंदों को बीमारी कर देगा। ऐसी तस्वीर सिर्फ दिल्ली या पंजाब के किसी शहर की नहीं है। पलायन करने वाले मजदूरों को कई राज्यों में रोका जा चुका है ताकि कोरोना फैल न पाए। ऐसे में जरूरत है इनके लिए समुचित इंतजाम की, ताकि सरकार में इनका भरोसा बना रहे। दिल्ली से निखिल लखवानी और पंकज जैन के साथ सत्येंद्र जैन, अंबाला, आज तक। और हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले का संज्ञान दिल्ली सरकार ने लिया है, इन्हें शेल्टर होम्स तक पहुंचाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वहां पर पर्याप्त इंतजाम है? देखिए, ये जो कहा, पूरी अगर इंसिडेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत इसी जगह से हुई थी। पीछे शेल्टर होम है जिसमें आग लग गई थी, जिसके बाद कश्मीरी गेट के कुदैसिया घाट पर तमाम जो प्रवासी एक तरह से कहते हैं मजदूर थे वो पहुंच गए थे और संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर आज तक ने खबर दिखाई, जिसके बाद सरकार एक्टिव हुई। सरकार ने इन सभी को शिफ्ट कर दिया। रात में देर रात तक ये प्रोसेस चलता रहा। यहाँ पर जो लोग थे, दरअसल ये वो लोग थे जो कुछ लोग शुरुआत में जब आनंद विहार बस स्टेशन पर पहुंच गए थे, कुछ लोग निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग जो रह गए थे, जो जिनको सरकार से उम्मीद थी, और इसी वजह से सरकार ने उनको शेल्टर होम में रखा गया था। लेकिन जब इसमें भी आग लग गई तो वो वापस अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे एकाएक। तभी इन सभी को वहां पर इकट्ठा किया गया और इसके बाद इनको जो है शेल्टर होम में भेजा गया। शुरुआत में लापरवाही जरूर, क्योंकि खबर जो है एकाएक भीड़ जो है बढ़ती चली गई और ये संख्या जो है हजारों में पहुंच गई थी। कल जो मैं खुद वहां मौके पर भी गया था, यमुना घाट पर भी, वहां भी ये स्थिति थी। अभी फिलहाल वहां एक भी मजदूर नहीं है, लेकिन ये शुरुआत इसी जगह से हुई थी। तो फिलहाल तो सरकार ये दावा कर रही है कि उनको तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो सेंटर्स हैं, जो शेल्टर होम्स है, वहां शिफ्ट किया गया है, आश्रय गृहों में शिफ्ट किया गया है, ताकि जो है एक तरह से कहा जाए कोरोना का संक्रमण ना फैले। लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठी मुंबई में हुई और उसके बाद दिल्ली में हुई, तमाम सवाल यहाँ भी खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चिराग गोठिया हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से अब उन्हें एक अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में मजदूर किस तरह से लॉकडाउन में जिंदगी गुजार रहे हैं उसका जायजा लिया आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। रोजी रोटी के लिए अपना घर बार छोड़कर आने वाले मजदूरों की हालत शहरों में कैसी होती है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, जेजेआर कॉलोनी का ये इलाका, जमीन से नीचे ये 2 मंजिला मकान है, ऊपर कच्ची छत है, और कैसे रहते हैं वो मजदूर अगर मैं आपको दिखाऊं।
अमूमन आप एक समृद्ध घर देखते हैं तो वहाँ के किचन भी इससे बड़े होते हैं, कई घर में बाथरूम भी इससे बड़े होते हैं। इस कमरे का टोटल जो साइज़ है वो 6 बाई 7 का है और इस 6 बाई 7 के कमरे में ये 4 मजदूर बिहार और बंगाल के यहाँ पर रहते हैं। एक छोटा सा पंखा है और पंखा भी पूरा नहीं है, ये बड़ा पंखा नहीं है क्योंकि छत में यहाँ दिक्कत होगी। एक छोटा सा ये जो किचन देख रहे हैं, इसी कमरे में यहीं पर किचन भी मौजूद है। कहाँ से, कौन कौन से राज्य से है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी कटिहार के हैं। कटिहार के हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालदा जिला का। बंगाल से। आप? मैं भी मालदा जिला का। बंगाल से रहने। आप कहाँ के हैं? मैं भी बंगाल का हूँ। अच्छा, बंगाल और बिहार के लोग यहाँ पर कितने लोग रहते हैं इस कमरे में? इस समय जीवन कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल है जी। एक दिन बाद एक दिन खाने को मिलते हैं, पैसे नहीं खाएंगे क्या? क्या करते थे आप लोग? मजदूरी करते, लेबर करते। अभी काम बंद है तो क्या खाएंगे? आप कटिहार के रहने वाले हैं? कटिहार। तो आपने कोशिश की गांव जाने की? हाँ जी, गाड़ी नहीं चल रहा, कैसे गाँव जाएंगे? जाना चाहते हैं? पैसे भी नहीं है। डर नहीं लगता कि यहाँ से जो बीमारी फैली, अगर आप गांव जाएंगे तो वहाँ भी फैल सकता है? सर यहाँ भी मरना है, गाँव भी मरना है, यहाँ भी भूखे मरना होगा। हम लोग का ज्यादा दिक्कत है, गाँव में रहेंगे तो सब परिवार के साथ रहेंगे, कुछ भी होगा तो वहाँ देखेगा, यहाँ कौन देखेगा सर हम लोगों का? अगर आज कुछ हो गया तो कल सब तो छोड़ देगा कि भाई इसको कोरोना पकड़ ले, सब दूर ही रहो। और गांव में रहेंगे तो मम्मी पापा तो छोड़ नहीं सकता है, तो साथ में ही रहते हो वहीं। अगर कोई जुगाड़ रहता है। बीमारी तो बंगाल में भी, आप जहाँ से आ रहे हैं बंगाल में भी फैला है सर, हर जगह में है, ऐसा बात नहीं है। जैसे दिल्ली में है हो ना, ऐसे बंगाल भी है। तो बंगाल में तो पूरा स्टेट में है, तो हम लोग तो यहीं पे पैसा रहेगा तब ना हम राशन रोटी खाएंगे। लॉकडाउन के बाद से आप लगातार यहीं पर हैं? हाँ जी हाँ, लॉकडाउन टीवी चल रहा है? टीवी नहीं चल रहा है अभी। फिर समय कैसे कटता आप लोगों का? ऐसे करता है, बैठे बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? काम धंधा नहीं, काम चलता तो ठीक रहता है, बैठे बैठे दिक्कत होता है। बाहर जाते पुलिस वाला मरते हैं। घर वाले फोन करते हैं, हालचाल लेते हैं, फिक्र होती है उनको? हाँ जी, पूछते हैं। और दिल्ली में रह रहे मजदूरों की ये स्थिति वाकई परेशान करने वाली है। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली की उम्मीद बंधाने वाली जो खबर आ रही है, लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना के केस में गिरावट आई है। क्या दिल्ली में काबू में आ गया है कोरोना? लगातार दूसरे दिन घटे कोरोना के मरीज। राजधानी ने रोकी कोरोना की रफ्तार। कोरोना वायरस के खिलाफ दिल्ली ने जो चौतरफा जंग छेड़ी है, उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। 13 अप्रैल को जहां दिल्ली में 356 नए मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 14 अप्रैल को यह संख्या 51 रही और 15 अप्रैल यानी बुधवार को सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना मरीजों का घटना यकीनन एक बढ़िया संकेत है, खासकर ये देखते हुए कि मुंबई के बाद दिल्ली में कोरोना केस की संख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि इसमें ज्यादातर केस जमा से जुड़े हुए थे। जरा गौर कीजिए, दिल्ली में कुल 1578 मामलों में से 1080 स्पेशल केस हैं, यानी कि अगर मरकज नहीं होता तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 500 से भी कम होती। जरा पिछले 6 दिनों के मामलों पर गौर कीजिए। 10 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 183 नए केस सामने आए। 11 अप्रैल को भी 166 मामले, 12 अप्रैल को घटकर 85 हुआ, लेकिन 13 अप्रैल को अचानक इसमें भारी इजाफा हुआ और 356 नए मरीज सामने आए। लेकिन इसके बाद लगातार 2 दिन मरीजों की संख्या घटी है, यानी सरकारी स्तर पर जो कोशिशें हुई हैं उसका असर दिखने लगा है। 3 मई के लिए और हम अनुशासन बनाए रखते हैं। पिछले 21 दिन में आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने घर में रह के अनुशासन बना के रखा। अभी 3 मई तक अपने को और अनुशासन बना के रखना है। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे घर के परिवार के लोगों की जिंदगी की बात है। दिल्ली में अभी तक कुल 57 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। सभी इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर जारी है। खुद डिप्टी सीएम इसकी निगरानी कर रहे हैं।
पूरी दिल्ली को सैनिटाइज किया जा रहा है। अलग अलग साइज की मशीनें काम कर रही हैं। एक चौड़ी मशीन जो बड़ी सड़कों पे आ सकती है, अंदर की सड़कों पे छोटी मशीन है, उसके अंदर की सड़कों पे और छोटी मशीन है। पूरा प्लान पूरी दिल्ली को सैनिटाइज करने का बना हुआ है। और ये जापान टेक्नोलॉजी से बनी मशीन एक साथ बहुत बड़े एरिया को केमिकल से सैनिटाइज करती घूम रही है। तो मैं इसका यहाँ सुपरविजन करवा रहा हूँ अपनी विधानसभा में, बाकी विधानसभा में भी चल रहा है काम। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए थे। इसी के तहत ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया गया था। शील्ड का मतलब है एस से सीलिंग, एच से होम क्वारंटीन, आई से आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, ई से एसेंशियल सप्लाई, एल से लोकल सैनिटाइजेशन और डी से डोर टू डोर चेक्स। यही नहीं, हफ्ते भर पहले केजरीवाल ने अपना 5T प्लान भी पेश किया था। पहला टी कोरोना की बड़े पैमाने पर टेस्ट, दूसरा टी कोरोना संक्रमितों की ट्रेसिंग, तीसरा कोरोना पीड़ितों का ट्रीटमेंट, चौथा कोरोना के खिलाफ टीम वर्क और पांचवा टी ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। जाहिर है जो कोशिशें शुरू हुई थीं वो रंग दिखाने लगी हैं। उम्मीद है लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होने तक दिल्ली ही नहीं देश भी कोरोना का पूरी तरह सफाया करने में कामयाब हो जाएगा। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बात अब कोरोना के हॉटस्पॉट्स की करेंगे। कोरोना पर काबू पाने के लिए शहर शहर हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। दिल्ली में तो हालात काबू में लग रहे हैं, लेकिन मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान बेहाल है। मुंबई के हालात बेहतर नहीं दिख रहे। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 183 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना वायरस मुंबई की झुग्गी बस्तियों में पैर पसार चुका है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच बांद्रा और मुंब्रा जैसी घटनाओं से ये आशंका भी मजबूत हो रही है कि आगे की स्थिति और गंभीर हो सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट में भी संक्रमण की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगता नहीं दिख रहा। गुरुवार को एमपी में कुल 197 नए मामले सामने आए। इनमें से 133 मामले सिर्फ इंदौर से हैं, जबकि भोपाल में 9 नए केस सामने आए। ये हाल तब है जब एमपी कोरोना टेस्टिंग के मामले में सबसे पीछे रहने वाले राज्यों में शामिल है। पहले टेस्टिंग क्षमता नहीं थी, 23 तारीख तक टेस्ट हो ही नहीं रहे थे। अब हमारी 9 लैब टेस्ट की काम कर रही है और जरूरत पड़ रही है तो हम विशेष विमान से टेस्टिंग किट दिल्ली जैसे शहरों में भेज के वहां से भी जांच करा रहे हैं और इसलिए केस बढ़ रहे हैं। इंदौर में भी भाई बहन घबराए ना, केस बढ़ेंगे और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे पास 23 हैं। दिक्कत है लेकिन चिंता ना करें। राजस्थान के कोरोना हॉटस्पॉट बने जयपुर में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 30 नए मामले सामने आए। शहर के सबसे ज्यादा कोरोना मामलों वाले इलाके रामगंज में रहने वालों को बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही है। रामगंज क्षेत्र के लोगों को यही कहा है कि आपके घरों से ज्यादा बेटर सुविधाएं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य सरकार दे रही है आपको। सरकार की व्यवस्थाएं जब देख लेंगे लोग तब उनको विश्वास हो जाएगा कि ये कष्ट की जगह नहीं है, ये हम आराम से क्वारंटाइन की जो पीरियड है उसको हम इन जो आवास है इनमें गुजार सकते हैं। लेकिन सारी कोशिशों पर पलीता लगाने वाले हर जगह मौजूद हैं। राजस्थान के ही भरतपुर का हाल देखिए। एक तरफ सब्जी मंडी में भीड़ उमड़ पड़ी तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के आलम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा था। दिल्ली से दीपक डालमिया, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। धारावी के बाद मुंबई में गोवंडी का इलाका नया कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। यहां से अब तक 90 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आज तक संवाददाता दिव्येश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, गोवंडी का ये मामला कितना गंभीर है, कितने केसेस यहां पर सामने आए? नेहा, आपको बता दें कि 80 से ज्यादा मामले अभी तक गोवंडी में सामने आ चुके हैं। 80 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और गोवंडी धारावी की ही तरह एक बड़ा सा स्लम पॉकेट है जो कि ईस्टर्न मुंबई में लोकेटेड है
आपको बता दें कि यहाँ पर मानखुर्द, शिवाजी नगर, गोवंडी, अन्य जो देवनार के इलाके हैं, यहाँ पर घने स्लम्स हैं, बहुत सारे स्लम्स हैं और ये भी एक चैलेंज रहने वाला है बीएमसी और हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए इसको टैकल करना। इन बहुत सारे एरियाज़ को यहाँ पर भी कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर कर सील कर दिया गया है, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करने के बावजूद अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस उनके साथ अपील कर रही है, बार बार अपील कर रही है कि लोग घर में रहें ताकि कम्युनिटी स्प्रेड को किसी तरीके से रोका जा सके। 80 केसेस यहाँ पर आ चुके हैं, पर अब भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कड़ाई बढ़ती जा सकती है पुलिस के तहत और बीएमसी के तहत इन इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिवेश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। वहीं बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने एक अपील की है और लॉकडाउन में किस तरह से वो फंसे हुए हैं इसके बावजूद उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। अपने संदेश में सलमान खान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। यूपी के बागपत की बात करेंगे, जहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से हाईवे पर यह हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। इसकी आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते ये स्थिति पैदा हुई। डिजिटल दुनिया से हेलो ऐप की तरफ से हमें ये वीडियो मिला है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कभी कभी किसी को ये कह देना कि तुम अकेले नहीं हो, यही काफी होता है। फिर लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, लड़ी जा सकती है। चोट चाहे कितनी भी गहरी हो, भरी जा सकती है। तो आइए कह देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। हेलो ऐप पे ज्वाइन कीजिए, #मैं भी कोविड वॉरियर और सपोर्ट कीजिए डेली वेज वर्कर्स को। आपका थोड़ा सपोर्ट उनके लिए काफी होगा। अब एक ऐसी तस्वीर जो आपकी संवेदना को झकझोर देगी। लॉकडाउन की वजह से केरल में एक बेटे को अपने पिता को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। कोरोना वायरस मानव जाति का न जाने कैसे कैसे इम्तिहान लेने पर उतर आया है। यह तस्वीर केरल के कोल्लम की है। एक शख्स 65 साल के अपने बीमार पिता को गोद में उठाकर सड़क पर भागता नजर आ रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में कोई कुछ कर पाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। कोल्लम जिले के कुलातुपुजा इलाके में रहने वाले 65 साल के शख्स को कुछ दिन पहले पुनालूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पिता को ऑटो में बिठाकर बेटा जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन गाइडलाइंस का हवाला देकर रास्ते में पुलिस ने ऑटो से उतार दिया। ऐसे में कोई और विकल्प ना देख बेटे ने पिता को गोद में उठा लिया और करीब 1 किलोमीटर तक ऐसे ही चलता रहा। ये वीडियो स्थानीय मीडिया में वायरल हो चुका है। इसमें दो राय नहीं कि पुलिस इस वक्त काफी दबाव में है और युद्ध स्तर पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस वीडियो से साफ लग रहा है कि कम से कम इस मामले में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को आंख मूंद कर लागू किया गया। एक रोज पहले भी ऐसी ही तस्वीर पानीपत से आई थी। पानीपत के रिसालू गांव के मंगल नामक शख्स को साधन के अभाव में पत्नी को गोद में उठाकर अस्पताल लाना पड़ा था। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद उसकी पत्नी को काफी देर तक इलाज मुहैया नहीं हो पाया। यह सच है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर तैनात लोग आम इंसानों की मजबूरी को भी समझें। आज तक ब्यूरो। शादी ब्याह ऐसे पारिवारिक समारोह हैं जो सामाजिक दूरी को कम करते हैं, लेकिन कोरोना ऐसी बीमारी के रूप में सामने आई है जो लोगों को सामाजिक दूरी के लिए मजबूर कर रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल की कुछ ऐसी शादियां जो सामाजिक दूरी के साथ पूरी की गई। कोरोना के संकट काल में होशंगाबाद के सिवनी मालवा तहसील के झकलाए गांव में हुई ये शादी लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी। विवाह
पूरे रीति रिवाज से हुआ, लेकिन लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुल्हा हेमंत और दुल्हन ब्रिजेश्वरी चेहरे पर फेस कवर लगाए 7 फेरे लेते नजर आए। शादी के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। समारोह में सिर्फ 4 बाराती शामिल हुए। विवाह समारोह में सामाजिक दूरी का नजारा अलीगढ़ में भी देखने को मिला। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर में सिर्फ 3-4 लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको डेट आगे बढ़ाने के कारण हम लोगों को शादी करनी पड़ी और मम्मी की तबीयत की वजह से, और उनकी बात को रखते हुए हम लोगों ने डिस्टेंस रखकर सब में और 4-5 लोगों को लेकर निकल गए। एक तरफ जहां लोग मजबूरी में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शादी कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर की पूजा शर्मा ने मिसाल कायम की है। चंबा मेडिकल कॉलेज में बतौर स्टाफ नर्स सेवा दे रही पूजा की शादी 15 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना मरीजों की सेवा को प्राथमिकता देते हुए पूजा ने अपनी शादी टालने का फैसला किया। ये हमारी बेटी जो है चंबा मेडिकल कॉलेज में जो है अपनी सेवा दे रही है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। और जो विवाह शादी का समारोह उसमें हम बाद में भी कर देंगे, पहले देश सेवा है। हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी देश के काम आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में अगर कोई सबसे आगे है तो वो हैं डॉक्टर और नर्स। अपने निजी सुख को किनारे रखकर हर चिकित्सा कर्मी देश की सेवा में लगा है। पूजा का त्याग उसी की एक अहम कड़ी है। मंडी से परेश शर्मा, होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा और अलीगढ़ से अकरम खान के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।